हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग हमारा इतिहास का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो आज हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 4। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है जो आपके इसमें अभी रिमेनिंग है चैप्टर में, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे थे, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं पीछे का कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है, इस चैप्टर का हमारा क्या नाम है, ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना। इसमें हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो नील की खेती के बारे में पढ़ा था कि नील की खेती कैसे होती है, उसके दौरान कौन कौन सी समस्याएं पैदा होने लगी इस खेती के दौरान। ठीक है, और जो रैयतों की जो ज़मीन थी उस पर नील की खेती के बारे में ये हमने पढ़ लिया था। एक उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मुंड्रो व्यवस्था है, महालवारी बंदोबस्त के बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नील विद्रोह, कि नील की खेती को लेकर विद्रोह कैसे हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। तो ये आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लग गए। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की क्या की, पिटाई। मतलब जो लगान लेने आते थे एजेंट, उनके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लिए लठियालों, लाठीधारों और गुंडों से डरेंगे। क्योंकि नील की खेती में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, क्योंकि नील की खेती के लिए बहुत बड़ी भूखंड की ज़रूरत थी, बड़े बड़े खेतों की आवश्यकता थी। और इसके अलावा जब वहाँ एक बार नील की खेती हो जाती है तो उसकी जो खेती की जो खेत है, उसकी ज़मीन है, उसकी क्या होती है क्षमता, उसकी शक्ति, जो उपजाऊपन, वो कम हो जाता है। फिर वहाँ पे वो दूसरी किसी फसल की खेती नहीं कर पा रहे थे और इसके अलावा उनको काफ़ी कर्जा लेना पड़ता था। तो इसलिए क्या, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन वे जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के सामने सामने लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों की बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लग गए। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक क्या थे, जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। फिर नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार जो है वो भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इन नोटिसों के आधार पर यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया गया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई की तो किसानों ने अपने विरोध का समर्थन मान लिया। ठीक है, विद्रोह का मतलब किसानों को ये लगा कि जो है कि हमारा विद्रोह में समर्थन कर रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयत की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा।
इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। ठीक है, इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी क्या की, आलोचना की। आयोग ने ये भी कहा कि नील की खेती जो है वो रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन क्या हो गया, धराशाही हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लग गया था और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी जी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, लास्ट में 1917 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ का उन्होंने दौरा किया एक किसान के बताने के बाद में, तो उन्होंने एक चंपारण आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि नील का विद्रोह है वो किस तरह से फैला। ठीक है ना, ये चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें आपकी एक स्टेटमेंट दिए हुए कुछ, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। क्या है ये, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने क्या की, बात की। तब उस जो हाजी मुल्ला थे उन्होंने कुछ इस तरह से उन सवालों के जवाब दिए कि भीख मांग सकता हूँ लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम, ये मतलब प्रश्न है, इन्होंने प्रश्न किया था उस जिससे काश्तकार से कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। तो हाजी मुल्ला ने कहा कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है क्या। फिर श्री साले ने पूछा क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा और क्या करूँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जोब बैप्टिस्ट लाबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। ये तस्वीर जो है लाबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी जो बागान हैं उनमें नील उत्पादन के सारे चरणों को दिखाया गया। ये देखिए कि इस पर किस तरह से नील की खेती की जाती थी, इसका उत्पादन किया जाता था। बाएं सिर पर आप देख रहे हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वॉट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है और दाएं से दूसरा है जो 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर जो है नील की लुगदी को मिलाकर साँचों में डालने का काम कर रहे हैं और तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। ठीक है, तो ये वेस्ट इंडीज़ में जो नील उत्पादन होता था उसके बारे में भी आपकी बुक में ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। इसके वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए थे, बट कुछ यदि और कुछ ऐसा लगेगा मुझे तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं तो मैं आपको वापस फॉरवर्ड कर दूँगी, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है हम हमारी लास्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी कुछ है आपके जो टॉपिक है डिलीट हो चुके हैं इस चैप्टर के भी, वो हम देख लेंगे आगे।
जो हमारे सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।